नमस्कार, वेलकम बैक इन अंजीव सिंह एकेडमी +2 इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस 05 केसेस वीडियो में आपका स्वागत है। यूनिट 4 सोसाइटल इंपैक्ट्स का वीडियो नंबर 3। आज में हम बात करेंगे आपसे डेटा प्रोटेक्शन, आईपीआर और प्लेगरिज्म के बारे में। आईपीआर का मतलब हो गया इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। जो टॉपिक आज कवर हो रहा है वो है डेटा प्रोटेक्शन, डेटा प्रोटेक्शंस, एमपीआर, आईपीआर एंड प्लेगरिज्म। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है और कई बार जान के या अनजाने हम इस तरह की गलती कर जाते हैं जहां पे या तो हम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज के रूल्स को, राइट्स को तोड़ देते हैं या हम प्लेगरिज्म करते हुए पाए जाते हैं। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ आप करते हो, ऐसा मेरे से भी होता है, हमारे से और कई लोगों से भी होता है। कई बार जानबूझ के और कई बार अनजाने हमसे ये गलती हो जाती है। आपको आज जानना चाहिए कि आखिर ये चीज है क्या, आखिर ये है क्या, डेटा प्रोटेक्शन का मतलब क्या है, हमें जरूरत क्या है डेटा प्रोटेक्शन की, हमारी रिक्वायरमेंट क्या है डेटा प्रोटेक्शन की। देखिए, डेटा प्रोटेक्शन का मतलब क्या, जरूरत क्या है, पहले ये समझ लेते हैं। हम सभी क्या करते हैं कि हम इंफॉर्मेशन को शेयर करते हैं। हम इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं आपके अपने पर्सनल बेनिफिट्स के लिए भी और दूसरों के बेनिफिट्स के लिए भी। तो शेयरिंग द डेटा जो है वो कई बार फायदेमंद होता है। हम डेटा शेयर करें, हमें उसका फायदा मिलता है। इट हैज ऑफन बिकम नेसेसरी फॉर अस डू एवरीडे टास्क एंड एंगेज विद अदर पीपल इन टुडेज सोसाइटी। जैसे कि मैं वीडियो बना रहा हूं, मैं आपको दे रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, तो एक्चुअली आई एम एक्सचेंजिंग द इंफॉर्मेशन। मेरे पास जो इंफॉर्मेशन है, जो इंफॉर्मेशन मैंने बुक से कलेक्ट किया, जो इंफॉर्मेशन मैं इंटरनेट से कलेक्ट करता हूं, तो मैं कई जगहों से इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करता हूं और उस इंफॉर्मेशन को मैं आपके साथ एक्सचेंज कर रहा हूं। तो मैं शेयरिंग कर रहा हूं, ये मेरे लिए अच्छी बात है। हम फेसबुक पे अपने पर्सनल फोटोग्राफ्स भी शेयर करते हैं, हम अपने पर्सनल कमेंट्स शेयर करते हैं। हम फेसबुक पे ये भी बता देते हैं कि आज मैं घर से निकल रहा हूं, आज मैं फ्लाइट में हूं, आज मैं ट्रेन में हूं। हम सारी बातें शेयर करते हैं। शायद अच्छा लगता है हमें, शायद हम इसलिए शेयर करते हैं, शायद हम अपने जो हमारे चाहने वाले हैं उनको इन्फॉर्म करना चाहते हैं, बट इसका मिसयूज भी तो है। बट इट इज नॉट विदाउट रिस्क। ये बिना रिस्क का नहीं है। आपके जो पर्सनल डेटा है कैन रिवील्स अ लॉट अबाउट यू। वो आपके कई सारे इंफॉर्मेशन दे रहे होते हैं, वो आपके बारे में कई सारी चीजें बता दे रहे होते हैं। आपके थॉट्स, आपके लाइफ, आपका लाइफ स्टाइल, आपका फैमिली, आपके फैमिली बैकग्राउंड, ये सारे इंफॉर्मेशन आप दे देते हो जाने और अनजाने में। एंड दिस डेटा कैन इजिली बी एक्सप्लॉइटेड टू हार्म यू। और पॉसिबल है इस डेटा की मदद से कोई आपका नुकसान कर दे। And that's especially dangerous for vulnerable individuals and communities। और वो आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है, वो आपके सोसाइटी के लिए नुकसानदायक हो सकता है, वो आपके फैमिली के लिए नुकसानदायक हो सकता है। जर्नलिस्ट एक्टिविटीज, ह्यूमन राइट्स डिफेंडर्स एंड मेंबर्स ऑफ ऑप्रेस्ड मार्जिनलाइज्ड ग्रुप, मतलब कई बार ऐसे होते हैं ना कि ये इस तरीके से आपको परेशान कर सकते हैं, आपके पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर कर सकते हैं। और शायद इसलिए हमें जरूरत है डेटा को प्रोटेक्ट करने की, हमें जरूरत है अपने डेटा को सिक्योर करने की, हमें जरूरत है अपने आप को रोकने की। और मैंने पीछे बताया भी था आपको कुछ एटिकेट्स के बारे में कि थिंक बिफोर पोस्ट। कभी भी कुछ भी पोस्ट करो तो पहले सोचो कि क्या ये पोस्ट करना चाहिए या पोस्ट करना निहायत जरूरी है। What is the mean of data protection? Data protection is the process of safeguarding important information. आप अपने important information को सुरक्षित कर रहे हो, उसको एक सुरक्षा मुहैया कराओगे, इसे हम डेटा प्रोटेक्शन कहते हैं। फ्रॉम करप्शन, आखिर प्रोटेक्शन किस चीज से चाहिए, सेफ गार्ड किस चीज से करना है, आपका डेटा करप्ट नहीं हो, आपका डेटा लॉस नहीं हो, या आप अपने पर्सनल इंफॉर्मेशन को प्रोटेक्ट कर सको। देखो, करप्शन और लॉस ही इंपॉर्टेंट नहीं है, यहां डेटा प्रोटेक्शन को हम इंटरनेट की दुनिया के साथ जोड़ के देख रहे हैं, हम यहां डेटा प्रोटेक्शन को अपने सोशल अकाउंट के साथ जोड़ के देख रहे हैं। क्योंकि ग्लोबलाइज तौर पे हमारे इंफॉर्मेशन को कोई ना कोई यूज कर रहा होता है, हमारे डेटा को कोई ना कोई देख रहा होता है। मैं आपसे बातें कर रहा हूं और ट्रू कॉलर पे कोई बैठ के मेरा प्रोफाइल चेक कर रहा है। यस, आई एम गेटिंग अ मैसेज नाउ ओनली कि समवन व्यूज माय प्रोफाइल ऑन ट्रू कॉलर। वो मेरी आइडेंटिटी को चेक कर रहा है कि हु इज द अंजीव सिंह, ये मोबाइल नंबर किस अंजीव सिंह से बिलोंग करता है, वो अंजीव सिंह कौन है, वो कहां रहता है। जी, तो क्या है ये मेरे पर्सनल इंफॉर्मेशन को लिया जा रहा है। तो
मैं ये चीज कह रहा हूं कि करप्शन और लॉस से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप ये इंश्योर कर पाओ कि आपका डेटा इंटरनेट पे आपके कंट्रोल में हो। आप चाहो तो लोग उसे देखें और आप चाहो तो लोग उसे ना देखें। इट इज नोन एज द इंफॉर्मेशन प्राइवेसी और डेटा प्राइवेसी। इसी को हम डेटा प्राइवेसी कहते हैं, इसी को हम इंफॉर्मेशन प्राइवेसी कहते हैं कि माई इंफॉर्मेशन इज माई इंफॉर्मेशन। आई एम ओनली सपोज टू शेयर, आई एम ओनली सपोज टू गिव यू, आई एम ओनली अलाउड टू व्यू माई पर्सनल इंफॉर्मेशन, अदरवाइज डोंट अलाउ। कई बार हम फेसबुक पे ना सिक्योरिटी सेटिंग्स करते हैं, हम कह देते हैं फ्रेंड्स के फ्रेंड भी देख सकते हैं मेरे फोटोग्राफ्स को, फ्रेंड्स के फ्रेंड्स भी देख सकते हैं मेरे वीडियो को। हमें क्या पता कि हमारा जो फ्रेंड है उसका जो फ्रेंड है वो कौन होगा? डू यू नो? हम नहीं जानते हैं और हम राइट्स दे देते हैं जाने या अनजाने में, हमें नहीं पता होता कि इसका मतलब। हम तो अपने आप को ज्यादा सोशल बनाना चाहते हैं ना, हम तो ये चाहते हैं ना कि हमारा इंफॉर्मेशन हर किसी के पास जाए। In short, you should be able to decide whether or not you want to share some information, who has access to it, for how long and what reason, be able to modify some of this information and more. मतलब आपको फाइनली ये बात समझना होगा कि आपको ये डिसाइड करना है कि कौन आपके इंफॉर्मेशन को यूज करेगा, कितना यूज करेगा, किस हद तक यूज करेगा, कितना चेंज कर सकता है और कितना चेंज नहीं कर सकता है। तो ये रहा आपके डेटा प्रोटेक्शंस के बारे में। अगला जो टॉपिक है वो है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या होती है? देखिए, इंटेलेक्चुअल का मतलब होता है बुद्धिजीवी, दिमागी लोग जो दिमाग से तेज होते हैं, स्किल्ड होते हैं। तो आपकी जो अपनी उपज है, आपके दिमाग की, आपके नॉलेज के कारण, आपके इंटेलेक्चुअल्स के कारण जो आपने डेवलप किया है, जो ग्रोथ किया है, वो आपकी अपनी प्रॉपर्टी है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी रेफर्स टू क्रिएशन ऑफ द माइंड, इन्वेंशन, मतलब ये रेफर्स टू क्रिएशन ऑफ द माइंड, आपके दिमाग से जो निकल के आ रहा है, चाहे वो इन्वेंशन हो, चाहे वो लिटरेरी आर्टिस्टिक्स हो, वर्क्स हो, लिटरेरी आर्टिस्टिक्स वर्क हो, सिंबल्स हो, नेम्स हो, इमेजेस हो, जो आप बिजनेस में यूज कर सकते हो, कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से यूज कर सकते हो, वो आपका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है। देयर टू कैटेगरीज ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी नॉर्मली ऑन द बेसिस, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज। वो टू कैटेगरीज कौन कौन से हैं? इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी एंड कॉपीराइट। देयर आर two categories of intellectual property. This line is unnecessary, it's written here, this is the typing mistake. So there are two categories of intellectual property, industrial property and copyright property. ये इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी एंड कॉपीराइट प्रॉपर्टी का क्या मतलब है, जरा इसको समझ लेते हैं। इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी का मतलब हो गया, इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी का मतलब हो गया कि जैसे कि आपने किसी चीज का पैटेंट्स ऑफ इन्वेंशन, जो आपके इन्वेंशन है उसके आपने पैटेंट्स करा लिए, ट्रेडमार्क्स ले लिए, इंडस्ट्रियल डिजाइन एंड ज्योग्राफिकल इंडिकेशन आपने लगा दिए कि ये मेरा है, इसको मैंने पैटेंट करा रखा है, ये ट्रेडमार्क, ये लोगो, ये सारे चीज। कॉपीराइट का मतलब होता है लिटरली वर्क, जो आपने डेवलप किया है, जो राइटिंग्स के एकेडमिक्स से रिलेटेड है, सच एज नोवेल्स, पोयम, प्लेज, फिल्म, म्यूजिक, आर्टिस्टिक वर्क, ड्राइंग, पेंटिंग, फोटोग्राफ्स, है ना, एंड आर्किटेक्चरल डिजाइन, ये सब क्या है? आपके कॉपीराइट्स हैं। ये सारे कॉपीराइट में आते हैं। और जो आपके पैटेंट, जैसे कि कोई फॉर्मूलाज डेवलप हो जाता है, कोई एग्रीकल्चर्स में कुछ इन्वेंशंस हो जाते हैं तो हम उसे पैटेंट्स कराते हैं, कोई चावल की नई किस्म या नई प्रजाति की कोई खोज हो जाती है, कोई नई, है ना, तो उसका भी पैटेंट कराया जाता है। तो ये इंडस्ट्रियल्स होते हैं जो इंडस्ट्री में यूज हो रहे हैं। और एकेडमिक्स में जो वाले जितने चीज हैं, जहां दिमागी खेल चल रही है, जहां पे लिखने रखने से, क्रिएटिविटी से संबंधित बातें हो रही हैं, वो कॉपीराइट्स में आते हैं। अब इस इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को कैसे बचाएंगे? तो इसके लिए इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हैं आपके पास। वो राइट्स आपको ये फैसिलिटी देती है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स आर द राइट्स गिवन टू पर्संस, ये आपको दिया गया है ओवर द क्रिएशन ऑफ देयर माइंड्स, जो आपके माइंड की उपज है, जो आपके माइंड की जन्म, माइंड से आपने जो पैदा किया है, जो यहां से क्रिएट हुआ है, उसको बचाने के लिए कुछ राइट्स दिए गए हुए हैं। दे यूजुअली गिव द क्रिएटर एन एक्सक्लूसिव राइट्स ओवर द यूज ऑफ हिज एंड हर क्रिएशन फॉर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। कि आप किसी को ये राइट्स है कि आप सर्टेन टाइम के लिए किसी को दे सकते हो परमिशन की, ठीक है तुम यूज कर लो, या आपको कुछ दिनों के बाद हो सकता है कि वो जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी था वो आपका नहीं रहेगा, वो दुनिया का हो जाएगा, वो समाज का हो जाएगा, वो सोसाइटी का हो जाएगा।
ठीक है, कुछ दिनों तक के लिए वो आपका माना जाएगा। द क्रिएटर प्रोड्यूसर ऑफ इंफॉर्मेशन इज द रियल ऑनर ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक है, एंड द ऑनर हैज एवरी राइट्स, उसके पास राइट्स हैं, वो अपने सामान को प्रोटेक्ट कर सकता है, वो डिसाइड कर सकता है कि उसे एक्सचेंज करना है कि नहीं करना है, वो डिसाइड कर सकता है कि अगर एक्सचेंज करेंगे तो पैसे कितने लेंगे, कॉस्ट ऑफ एक्सचेंजिंग क्या होगा, कॉस्ट ऑफ शेयरिंग क्या होगा। तो ये कुछ आपके राइट्स होते हैं जिसे हम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स की कैटेगरी में रखते हैं। अब बात आती है प्लेगरिज्म की कि प्लेगरिज्म क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्लेगरिज्म। देखो इंग्लिश का डिक्शनरी मीनिंग्स को अगर चेक किया जाए, डिक्शनरी में जाके देखा जाए तो प्लेगरिज्म का मीनिंग आता है स्टिल्स, आपको मिलेगा कि प्रैक्टिस ऑफ टेकिंग समवन एल्स वर्क्स और आइडियाज एंड पासिंग देम ऑफ एज वंस ऑन समवन, मतलब किसी दूसरे के आइडियाज को, किसी दूसरे के कंसेप्ट को लेके और ये कह देना ये तो मेरी उपज है, ये तो मैंने किया है, ये तो मेरा काम है। कई बार ऐसा होता है कि लोग थेसिस लिख देते हैं पीएचडी में, कोई आर्टिकल्स पब्लिश कर देते हैं, पता चलता है उस आर्टिकल से रिलेटेड आर्टिकल्स ऑलरेडी पब्लिश्ड है, उन्होंने थोड़ा बहुत मॉडल वॉडल इधर उधर किया, थोड़ा दाएं बाएं किया, कट कॉपी पेस्ट किया, कुछ सामान उधर से लाके दिया, कुछ सामान इधर से लाके दिया और उनका नया आर्टिकल तैयार हो जाता है। मतलब कोई क्रिएशन नहीं है, रिसर्च है, रिसर्च है, उन्होंने सर्च किया, सर्च करके वहां कॉपी पेस्ट किया, लेकिन कोई क्रिएटिविटी नहीं है उनके अंदर। तो इसको कहा जाता है स्टीलिंग, थेफ्ट और कॉपिंग। तो दिस इज कॉल्ड प्लेगरिज्म। प्लेगरिज्म रेफर्स टू यूजिंग सम अदर पर्सन आइडियाज। ये क्या है कि यूजिंग द सम अदर पर्सन आइडियाज एंड इंफॉर्मेशन विदाउट एक्नॉलेजिंग दैट स्पेसिफिक पर्सन एज द सोर्स। मतलब हम ये नहीं बताते हैं कि ये बात हमने कहां से ली, ये सोर्स कहां से मिला, ये जो कंटेंट मैं अपने पीपीटी में लिखा हूं ये मैं कहां से लेके आया हूं, मैं इंटरनेट से लाया हूं, मुझे ये मेंशन करना होगा। अगर मैं इसे पब्लिश कर रहा हूं मुझे मेंशन करना होगा कि डेटा कहां से आया है। अगर मैं किसी बुक से ले रहा हूं तो मुझे बताना चाहिए कि ये बुक किस बुक से लिया गया है। सिमिलर टू ऑल अदर फॉर्म्स ऑफ थेफ्ट, प्लेगरिज्म आल्सो हैज मेनी डिसएडवांटेज एसोसिएटेड विद इट। मतलब अगर आप प्लेगरिज्म करते हैं तो इसके कुछ डिसएडवांटेज भी हैं, आपके ऊपर केस हो सकता है। कितने तरह के प्लेगरिज्म होते हैं, देखिए देयर आर 4 टाइप्स ऑफ प्लेगरिज्म। एक डायरेक्ट प्लेगरिज्म होते हैं, एक सेल्फ प्लेगरिज्म होते हैं, एक मोज़ैक प्लेगरिज्म होते हैं, एक एक्सीडेंटल प्लेगरिज्म होते हैं। डायरेक्ट का मतलब हो गया कि कहीं से वर्ड टू वर्ड हमने किसी के वर्क को कॉपी कर लिया, एंटायर वर्क को उठा लिया। सेल्फ प्लेगरिज्म का मतलब होता है कि अपने पुराने काम में थोड़ा बहुत चेंज किया और दोबारा उसी काम को नया बता दिया। मोज़ैक प्लेगरिज्म का मतलब होता है कि किसी दूसरे के वर्क को स्टूडेंट ले लेता है और उसमें कोटेशन नहीं लगाता है, बताता नहीं है कि दिस वर्ड सेज बाय। कई बार हम पढ़ते हैं ना कि अल्बर्ट आइंस्टीन ने ऐसा कहा, तो ये तो ठीक है, अब अल्बर्ट आइंस्टीन ने जो कहा वो मैं लिख तो दे रहा हूं लेकिन ये नहीं बता रहा हूं कि किसने कहा इस बात को, तो उसे मोज़ैक प्लेगरिज्म कहते हैं। एक्सीडेंटल प्लेगरिज्म मतलब होता है कि आप किसी को भूल जाते हो ये बताना कि हमने कहां से किया है इस काम को, हमने वो कोट करना, हम सोर्स के बारे में बताना भूल जाते हैं। हम इंटेंशनली क्या करते हैं, किसी चीज को कॉपी कर तो लेते हैं और ऐसा ही वर्ड, सेम लाइन, सेम सेंटेंस मेरे द्वारा भी लिखा चला जाता है, लिख देता हूं जो किसी और ने भी लिख रखा है। कई बार जब आप डेफिनेशन लिखते हैं तो क्योंकि आपने बुक से याद किया है, आप 4 बुक से पढ़ते हो चीजों को, तो पता चलता है जो आपका डेफिनेशन होता है वो जो वर्ड्स का कलेक्शन होगा उसी 4 बुक के अंदर से लिए जाएंगे। तो ये क्या बना हमारा एक्सीडेंटल प्लेगरिज्म बना, इसे हम एक्सीडेंटल प्लेगरिज्म कहते हैं। अब क्या है, क्या क्या प्लेगरिज्म के अंदर आ सकता है। यूजिंग एनीवन एल्स वर्क विदाउट गिविंग क्रेडिट, किसी को बिना क्रेडिट दिए अगर आप उसका काम कर रहे हो तो प्लेगरिज्म में आ रहा है। किसी दूसरे का वर्क चेंज करके उसके मीनिंग, एक्चुअल वर्क के मीनिंग को ही चेंज करके आप दोबारा यूज कर ले रहे हो तो भी आप प्लेगरिज्म के शिकार हो रहे हो। आप क्रेडिट किसी दूसरे पर्सन को दे दे रहे हो या आप बता दे रहे हो कि नहीं यहां से नहीं लिया था, यहां से डेटा को लिया है, तो भी आप प्लेगरिज्म कर रहे हो। फेलिंग एंड एक्नॉलेज द कंट्रीब्यूशन ऑफ अदर्स, ग्रुप वर्क और एक्टिविटी। मान लीजिए आपके साथ कोई मिलके आपके साथ काम कर रहा है और आपने क्या किया, सारा क्रेडिट अपने कंधे पे ले लिया और बगल में जो आपके साथ आपके ग्रुप में काम कर रहा था उसको क्रेडिट ही नहीं दिया, ये भी प्लेगरिज्म कहलाता है। हाउ टू सेव फ्रॉम प्लेगरिज्म, कैसे सेव करोगे, तो सबसे पहले तो क्रेडिट देना सीखो। आपने अगर कोई काम किसी की मदद से किया है, किसी साइट्स की मदद से किया है, किसी बुक की मदद से किया है, तो क्रेडिट दो, आप बता दो कि दिस वर्क इज टेकन फ्रॉम दिस बुक। ठीक है, आपने कंपाइलेशन तो किया है ना, आपको क्रेडिट मिलेगी, आप ये बताओगे कि मैंने यहां से लिया है। यूज योर ऑन वर्ड्स, कोशिश करो कि आप खुद से करो। यूज योर ऑन वर्ड्स व्हाइल डूइंग एनी वर्क, अपने शब्दों में चीजों को लिखने की कोशिश करो। ऑलवेज राइट द रेफरेंस नेम, उसके नाम को लिखो, उनके जब कभी भी आप किसी दूसरे के कंटेंट्स को यूज करते हो तो इन चीजों का आपको ध्यान रखना है। क्या प्लेगरिज्म एक क्राइम है?
बिल्कुल है, प्लेगरिज्म एक क्राइम है। यस, इट इज ऑफेंस if you are not giving credit to actual owners of work, you are not take permission before using, then ये क्राइम है। क्रिमिनल चार्ज आपके ऊपर लगाया जा सकता है, आपके ऊपर कोर्ट में केस हो सकती है, आपको पेनल्टी भी देना पड़ सकता है, आपको फाइन भी देना पड़ सकता है। प्लेगरिज्म से हमें बचना चाहिए, मैक्सिमम कोशिश करना चाहिए, बचना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में मैं आगे के टॉपिक के बारे में बात करूंगा। हम बात करेंगे लाइसेंसेस के बारे में, हम बात करेंगे कॉपीराइट के बारे में, हम बात करेंगे फ्री ओपन सॉफ्टवेयर के बारे में कि कॉपीराइट्स कितने तरह के होते हैं, लाइसेंस कितने तरह के होते हैं। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को शेयर लाइक करना ना भूलें, वीडियो को शेयर भी करें और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।